तो स्वागत है बच्चों आपका फिजिक्स की क्लास में। मैं संजीव भार्गव और आप सब मिलकर हम लोग डिस्कशन करेंगे विद्युत धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परंतु स्टार्ट करने से पहले एक बात आप बहुत ध्यान से सुन लें और समझ लें कि यहाँ हम जिस धारा की बात करने वाले हैं वो धारा है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। और ये जो दिष्ट धारा है ना, वो सेल से मिलती है, बैटरी से मिलती है। आपके स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार, इनमें जो धारा प्रवाहित होती है, बल्ब जलते हैं, हेडलाइट जलती है, वो सब धारा हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमारे घरों में जो धारा प्रवाहित होती है ना, उस धारा को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और हम उस धारा की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम जिस धारा को यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं वो धारा है दिष्ट धारा और सेल और बैटरियों की धारा। तो ये बात आप याद रखें। अब प्रश्न ये है कि ये धारा होती क्या है। तो आपने एक बात दिमाग में बिठा ली है ना कि हमारे घर में जो धारा प्रवाहित हो रही है हम उसकी बात तो कतई नहीं कर रहे हैं, है ना। हम सेल और बैटरियों की धारा की बात कर रहे हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये धारा क्या है। तो पता है, यहाँ पे यदि हम लिख दें कि गतिशील आवेश, तो धारा क्या है? तो धारा है गतिशील आवेश। आवेश जब चलने लगता है तो उसी आवेश को हम धारा कहते हैं। यस, चलता हुआ आवेश। बच्चों, इससे पहले आपने रुका हुआ आवेश पढ़ा है, स्थिर वैद्युत की बात की है। पता है, चलता हुआ आवेश धारा कहलाता है और रुका हुआ आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यस, फील्ड ई, समझ गए आप। तो हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, विभव हमने पढ़ा है, वो भी किसका काम है? वो भी रुके हुए आवेश का काम है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि गतिशील आवेश ही धारा कहलाता है। तो हमारे सामने कुछ प्रश्न है कि आवेश गतिशील क्यों होगा, कब होगा। और जब गतिशीलता की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, 9th क्लास में और 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि ये गति दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है? एक होती है नियत गति। नियत गति, कांस्टेंट मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरी जो गति होती है ना, उसे हम बोलते हैं त्वरित गति, या इसे हम बोल दें असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नियत गति क्या होती है? जब प्रत्येक समय में, मतलब समय के हर क्षण वो एक निश्चित दूरी ही तय करे। मतलब पहले 1 घंटे में यदि वो 10 किलोमीटर चला है, हमारे बाहर इतने लंबे तो होते नहीं हैं बच्चों, परंतु तो दूसरे में भी 10 किलोमीटर ही चले, मतलब वेग परिवर्तन नहीं होता। नियत गति में क्या होता है? वेग परिवर्तन शून्य होता है। क्यों? क्योंकि इस पे लगने वाला त्वरण भी शून्य होता है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण वेग में परिवर्तन करता है। तो जो नियत गति होती है ना, उसमें त्वरण शून्य होता है। और त्वरित गति मतलब असमान गति, इसी को एक और शब्द बोल देते हैं परिवर्ती गति।
तो ये त्वरित गति होती है, इस पे त्वरण कार्य करता है, मतलब A इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारी धारा ये है, जो इस चैप्टर की विद्युत धारा या धारा विद्युत हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो धारा ये है नियत गति के लिए। यदि त्वरित गति होगी या असमान गति होगी तो हम इस चैप्टर से आगे बढ़ जाएंगे और फिर हम दो चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, और दूसरी चीज पढ़ेंगे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और पता है बच्चों, एक बात आपको बता दें कि जो अभी हमने प्रत्यावर्ती धारा की बात की है ना, उसका जन्मदाता यही है, यही गति है। तो प्रत्यावर्ती धारा भी गतिशील आवेश से ही उत्पन्न होती है ना, परंतु त्वरित गति होती है, असमान गति होती है। परंतु हम इन दोनों चीजों की बात तो अभी कर ही नहीं रहे हैं, हम तो केवल नियत गति की बात कर रहे हैं। तो अब हमने बोला आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। बच्चों आपके पास दो प्रकार का आवेश होता है, एक धनावेश और दूसरा जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है। दो प्रकार के आवेश होते हैं और ये दोनों ही आवेश में से कोई सा भी आवेश चले तो हम उसे धारा कहते हैं। पर यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम इस चैप्टर में दो चीजों पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करने वाले हैं। पहली चीज है धात्विक चालक, धात्विक चालक। अच्छा, चालक तो आप समझते हो, जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आसानी से चल पाते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। तो धात्विक चालक जो होते हैं उसमें जो आवेश वाहक होता है, आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब भी हम धात्विक चालकों की बात करेंगे तो हम केवल इलेक्ट्रॉनों की बात कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों धात्विक चालक में केवल इलेक्ट्रॉन चलते हैं, प्रोटॉन नहीं चल सकते, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं और नाभिक के अंदर से बाहर निकालने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और नाभिक टूटने का मतलब बम ब्लास्ट होता है। तो हमें धारा प्रवाहित करनी है बच्चों, ब्लास्ट तो यहाँ पे नहीं करना है। तो जो धात्विक चालक होते हैं उसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं विद्युत अपघटे। विद्युत अपघटे का मतलब होता है द्रवीय चालक, लिक्विड। जब लिक्विड में धारा प्रवाहित होती है, ये भी अच्छे चालक होते हैं, परंतु इसमें जो आवेश वाहक होते हैं ना, आवेश वाहक, वो आवेश वाहक होते हैं धन तथा ऋण आयन। मतलब यहाँ पे धनावेश भी चलता है और ऋणावेश भी चलता है। तो हमें इसकी भी बात करनी है, परंतु इसकी बात ज्यादा करनी है। मतलब 80% इसकी बात करेंगे तो 20% इसकी बात होगी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप बात करेंगे कि धारा क्या है, तो क्या आप केवल ऐसे ही लिख देंगे कि गतिशील आवेश धारा कहलाता है? बच्चों धारा समय का फलन होती है। यस, धारा क्या होती है? धारा समय का फलन होती है। मतलब समय को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा हमें। तो इसलिए यदि धारा की संपूर्ण परिभाषा देना है, शुद्ध परिभाषा देना है, तो हमें बोलना पड़ेगा कि आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। प्रवाह की दर धारा कहलाती है। पता है, ये दर यदि निकालते हैं
तो हम किसके सापेक्ष निकालते हैं? समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो हमें यहाँ पे ये लिख देना चाहिए ना, हमें ये लिख देना चाहिए समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो ये परिभाषा तो आपको समझ में आ गई। आप अकेला भी बोल सकते हो कि आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, क्योंकि दर निकालने के लिए समय आ ही जाएगा। ओके बच्चों, अब हम ये वाली चीज मिटा देते हैं। गतिशील आवेश तो हमारी धारा की आइडेंटिटी है, पहचान है। तो समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, ये भी हम यहाँ पे मिटा देते हैं। तो कैसे निकालेंगे आवेश प्रवाह की दर? तो हमारे पास जो धारा का फार्मूला होता है आई, धारा को स्मॉल या कैपिटल आई किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, आई बराबर क्यू बटे टी। हमारे पास इसका ही मतलब होता है समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, इसका मतलब होता है। तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। परंतु यार बच्चों, यदि हमें औसत धारा निकालना है कि कुल इतने समय में कितनी धारा निकली, तो हम यहाँ पे आई औसत कभी नहीं लिखते बच्चों, इसे AVE लिख देते हैं। आई एवरेज इज इक्वल टू डेल क्यू अपान डेल टी। जैसे धारा को छोटी आई या बड़ी आई दोनों में से किसी से भी प्रदर्शित कर देते हैं, वैसे ही आवेश को भी छोटे क्यू और बड़े क्यू किसी से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें आप लोग जरा भी कंफ्यूज मत होना बच्चों, नाम है। तो ये औसत धारा होती है, एक बड़े समय के लिए होती है। और बच्चों, हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है कि किसी विशेष समय पे कितनी धारा बह रही थी। उनने बोला कल 10:10 पर धारा कितनी थी, इससे नहीं निकलेगा, तो वो हम निकालेंगे आई इंस्टेंटेनियस, मतलब इसे हम बोलते हैं तात्कालिक, इंस्टेंटेनियस। ये बराबर हो जाएगा dq अपान dt। और ये अवकलन होता है, और अवकलन का मतलब आपको मालूम है, 12 में तो मालूम है कि इसका मतलब भी आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है समय के सापेक्ष। परंतु ये किसी विशेष समय पे देता है और बहुत छोटे समय के लिए देता है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं t टेंस टू 0। t 0 नहीं होता बच्चों, लगभग 0 के होता है। हम बहुत पर्टिकुलर एक समय पे यदि धारा निकालना चाहेंगे तो हम आई डी क्यू अपान डी टी उपयोग में लाएंगे। यदि हमें कुछ औसत धारा निकालना है तो डेल क्यू अपान डेल टी उपयोग में लाएंगे। और यदि हमें सामान्य धारा की बात करना है तो आई बराबर क्यू अपान टी से भी हम निकाल पाएंगे धारा। तो बच्चों, जो धारा की इकाई होती है ना, धारा की इकाई, ऐसा इकाई की ही बात करते हैं। धारा की इकाई होती है एम्पियर, जिसे अब हम कभी एम्पियर नहीं लिखेंगे, इसे हम ए लिखेंगे। तो हमें अभी एम्पियर को भी परिभाषित कर देना है, तो इसी फार्मूले का हम यूज करें। आई की जगह हम लिख दें 1 एम्पियर। इसकी आवेश की इकाई याद करो, यस कूलाम, इससे हम लिख देंगे 1 कूलाम। और ये हो जाएगा 1 सेकेंड। सेकेंड को सी से नहीं लिखते, एस से लिखते हैं। तो पता है एक बात, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, क्योंकि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो ये धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है आई। अभी धारा की दिशा की भी बात करने वाले हैं, समझना वो भी बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लेते हैं कि इसमें टी समय से कितनी धारा गुजरी। तो हम क्या बोलेंगे, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाता है तो धारा 1 एम्पियर होती है। सिंपल सी बात, बिना उलझे बोलें कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उस धारा को
1 एम्पियर कहा जाता है। तो ये तो एम्पियर हो गई। छोटी इकाई जो होती है ना वो मिली एम्पियर होती है, इसे 10⁻³ एम्पियर कहते हैं। और छोटी चाहिए जिसकी जरूरत पड़ती नहीं है उससे हम माइक्रो एम्पियर कहते हैं। 1 लिख देते हैं, ये हो जाएगी 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये मिली एम्पियर तक तो हम जाएंगे न्यूमेरिकल में, माइक्रो एम्पियर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चों ये हो गई आपकी धारा की इकाई। क्या 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 फिर से बताओ कि 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उस धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। धारा 1 एम्पियर कहलाती है यदि 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाए। तो ये बच्चों वाली चीज थी, तो ये तो हमने समझ लिया है। अब जरा हम यहाँ पे कुछ बातें और करना चाहते हैं। कुछ बातें सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि धारा की दिशा क्या है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे धारा की दिशा। फिर हम थोड़ी देर बाद ये भी बात करने वाले हैं कि ये धारा प्रवाहित क्यों होती है, आवेश गतिशील कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, ये बात भी हम करने वाले हैं। परंतु सबसे पहले बच्चों आप धारा की दिशा तो समझो। धारा की दिशा हमेशा धन आवेश धनावेश से लिख देते हैं ऋणावेश की ओर होती है। मतलब धारा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती है। यार बच्चों एक प्रॉब्लम हमें हो गई कि हमारे धात्विक चालकों में तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं। यार कोई धात्विक चालक यदि हम बना दें, ये आपका वो धात्विक चालक है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, हमने विद्युत क्षेत्र लगाया। विद्युत क्षेत्र लगाया मतलब हमने इधर तो धनावेश लगाया, ऐसे लगा देते हैं ना विद्युत क्षेत्र। एक बैटरी से लगा दिया, बैटरी को चालू भी कर दिया। ये बड़ी लाइन धन होती है, छोटी लाइन ऋण होती है। जब हमने यहाँ पे धनावेश लगाया और यहाँ पे ऋणावेश लगाया, हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो बाहर से लगाया, हम तो चालक के अंदर की बात कर रहे हैं। यार इलेक्ट्रॉन पे तो ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलेगा चालक के अंदर, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेगा। बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं और भी बहुत सी चीज होती हैं, हम केवल समझने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं बस, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेगा और ये तो ऋण से धन की तरफ चल रहा है, परंतु धारा की दिशा ये होगी आई। यार इलेक्ट्रॉन से तो विपरीत हो गई, तो धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि धारा की दिशा, बात यही है, बात अलग नहीं हो रही है, यही है धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके अपोजिट दिशा में हम धारा की दिशा मान लेंगे। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन से हमेशा विपरीत। ओके, तो पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ चलते हैं, क्षेत्र कहाँ होता है, क्षेत्र की दिशा पता है ना। हाँ ये भी तो आपको याद रहना चाहिए ना, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो होती है +2 माइनस, धन से ऋण आवेश की ओर, और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, है ना। परंतु धारा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही प्रवाहित होती है, इसलिए हम हमेशा धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चल रहे हैं उससे विपरीत मान लेते हैं। मतलब विरोधी प्रकृति यहाँ पे हावी हो जाती है बच्चों। अब आप सुनिए कि धारा की दिशा हम बता रहे हैं। प्रश्न ये है कि हम बार बार यहाँ पे धारा की दिशा का उल्लेख कर रहे हैं, इसके बावजूद हम बोल रहे हैं कि धारा एक अदिश राशि है। धारा एक
अदिश राशि है। अरे यार, थोड़ा सा टेंशन तो हो जाता है ना बच्चों कि आप बार बार सर धारा की दिशा बता रहे हैं और सदिश में दिशा होती है, और दिशा बताने के बावजूद आप कह रहे हैं कि धारा की दिशा नहीं होती, धारा अदिश राशि होती है। तो हम पहले तो डायलॉगबाजी से ही प्रूव कर दें ना, धारा की अपनी कोई दिशा होती नहीं है। या तो क्षेत्र की दिशा होती है, क्षेत्र लगाएंगे उधर धारा जाएगी तो क्षेत्र पे निर्भर हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा होती है, जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं धारा उनके विपरीत होती है। मान लो हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि मोहन जिधर जाता है सोहन भी उधर ही जाता है। यार बच्चों, क्या सोहन की कोई दिशा हुई? वो तो मोहन पे निर्भर कर गई ना, मोहन जहां जाएगा सोहन उधर उधर जाएगा, तो सोहन अदिश हो गया, मोहन सदिश था। तो धारा क्षेत्र लगा देंगे उधर चलेगी, इलेक्ट्रॉन जिधर चलेंगे उसके विपरीत चलेगी, तो धारा की अपनी तो कोई दिशा नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि धारा एक अदिश राशि होती है। समझे आप? तो बच्चों, किसी चीज को बोल बोल के सिद्ध करना उतना प्रभावी नहीं होता है, तो प्रभाव देने के लिए हमें गणितीय रूप से, सैद्धांतिक रूप से भी ये सिद्ध करना पड़ेगा कि धारा एक अदिश राशि होती है। पता क्यों? क्योंकि आंसर दे रहे हैं हम, क्योंकि धारा सदिशों के योग के नियम नहीं मानती। भैया, सदिश होने के लिए सदिशों के नियम कायदे कानून तो मानने ही पड़ेंगे, परंतु ये जो धारा है ना, वो उसके नियम कायदे कानून नहीं मानती। कैसे हम समझें? मान लो ये है एक पॉइंट और एक बल इधर लग रहा है F1, एक बल इधर लग रहा है F2। तो इस बिंदु को जो परिणामी बल प्राप्त होगा वो इनके कहीं बीच में मिलेगा। F1 ज्यादा होगा तो F1 की तरफ, F2 ज्यादा है तो F2 की तरफ, और ये परिणामी F1 प्लस F2 नहीं होगा। मतलब जो परिणामी होगा ना, वो परिणामी बराबर F1 प्लस F2 नहीं होगा। वो पता है इनके बीच में यदि कोण थीटा है और परिणामी इधर कहीं लग रहा है F, तो F बराबर होगा F1 F2 cos थीटा। ये परिणामी होगा। ये सदिशों के योग का नियम है ना। गुणा भी हो रहा है, योग की भी बात कर रहे हैं। हमने गुणा की भी बात कर ली, हमने योग का नियम, गुणा का नियम, दोनों की बात कर लेंगे। तो फाइनली एक और चीज, योग की भी बात कर लें। हमने गुणा समझाया है, अभी योग भी समझा देते हैं कि मान लो ए F1 वेक्टर यहाँ लग रहा है और F2 वेक्टर यहाँ लग रहा है, तो परिणामी की दिशा ये होने वाली है। अब समस्या ये है कि यदि यहाँ पे I1 धारा बह रही है और यहाँ पे I2 धारा बह रही है, तो परिणामी की भी दिशा यही होगी, ये I1 प्लस I2 हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि एक और बात करें कि एक धारा इस तरफ जा रही है I1, एक धारा इस तरफ जा रही है I2, इधर भी I1 प्लस I2 होगी और इधर भी I1 प्लस I2 होगी। इधर नहीं भेजें तो इधर भी होगी। तो ये सीधा जुड़ती है यार, सदिशों की तरह से नहीं जुड़ती है, डायरेक्ट जुड़ती है, अदिशों की तरह, न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह जुड़ती है। इसलिए हम धारा को अदिश राशि बोल देते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि धारा एक अदिश राशि होती है, सदिशों के नियमों को नहीं मानती। हमने योग गुणा सबकी बात कर ली है, बोला योग था परंतु गुणा भी समझा दिया था। अब हमारे सामने ये तीन सूत्र लिखे हैं। एक हमें निकालती है सामान्य धारा, और एक है औसत धारा, और एक है तात्क्षणिक तात्कालिक इंस्टेंटेनियस धारा। तो हम तीनों फार्मूले का यूज कर लें यार, क्योंकि जब तक किसी नॉलेज का उपयोग नहीं किया जाए तो फिर वो नॉलेज प्रमाणिक नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इसका उपयोग करते हैं कि माना 100 इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में
10 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। तो धारा ज्ञात करो। तो धारा बराबर कितनी? अब यार इलेक्ट्रॉन के संख्या दे दी और I बराबर Q अपान T है, तो हम तो इस फार्मूले को लिख ही लेते हैं। I बराबर Q अपान T। Q तो हमें सीधा नहीं दिया, परंतु तुम समझो कि Q दिया है। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 100 पे गुणा 100 कर देंगे। अरे यार आवेश का क्वांटम सिद्धांत Q इज इक्वल टू एन ही लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू एन ई अपान टी। और अब बच्चों I बराबर n कितना दिया है? 100 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, हमने 100 लिख दिया गुणा E को लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और समय कितना दिया है? 10 सेकंड। तो ये हो जाएगा, तो 10 धाम 100, एक जीरो ही काट दो यार। तो ये हो जाएगा I बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 एम्पियर। हमने पहले फार्मूले का बहुत सामान्य तरीके से उपयोग कर लिया है। अब हम दूसरे की बात करना चाहते हैं, और जो पहले का उपयोग कर लिया है अब हमारे लिए ये फिक्स डिपॉजिट हो गया है। इससे आप एफडी में डाल दो, ब्याज मिलता रहेगा, कहीं पे भी जरूरत होगी तो इसका उपयोग आप करते रहेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं कि मान लो उन्होंने हमें दिया है कि Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये दिया है Q। तो 3 सेकंड में प्रवाहित धारा कितनी होगी? बच्चों इन्होंने 3 सेकंड बोला है, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0 से 3 सेकंड। इसका मतलब यही होता है। उन्होंने बोला है कि 10 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी, तो 0 से 10 किलोमीटर होता है, तो 0 से 3 में कितनी चलेगी। तो हमें औसत निकालना है ना। औसत निकालना है तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा I इज इक्वल टू डेल Q अपान डेल T। तो 3 सेकंड 0 से 3 डेल Q, यदि हमें यहाँ पे बात करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं Q3 माइनस Q0 अपान, यहाँ पे भी लिख सकते हैं T3 माइनस T0। यार 0 से 3, यहाँ पे 3 में कितना आवेश होगा, 0 में कितना आवेश होगा? जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तब आवेश कितना होगा, ये बात तो हमें पता होनी चाहिए। चलो यार Q0 निकालो पहले। Q0 बराबर कितना होगा, इसी के लिए निकालना है हमें। तो T की जगह 0 लिख दें, यानी कि 3 सेकंड की बात कर रहे हैं, ये टाइम है। Q 3 सेकंड से Q0 सेकंड, तो T की जगह 3 रख दें। 3 गुणा 0 स्क्वायर प्लस 2 गुणा 0 प्लस 1, और Q0 तो हमारे पास आ गया 1 कूलाम। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना पड़ेगा? Q तीसरे सेकंड में कितना है? तो अब Q3 बराबर, सेकंड है ये, क्योंकि यहाँ पे आवेश उन्होंने दिया है समय के सापेक्ष, समय का फलन के रूप में। तो T की जगह 3 रखेंगे, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, और ये आपका हो जाएगा 27, नहीं हाँ 27 प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 1, तो Q3S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 और 6 33 और 1 34, ये हो जाएगा 34 कूलाम। और टाइम तो हमें पता ही है, इस वाले फार्मूले में हम लिख रहे हैं, और हमें अब I निकालना है। चलो तो I बराबर हो जाएगा, Q3 कितना आया था? 34, और माइनस Q0 पे कितना आया था? -1 अपान T3 यानी 3 माइनस 0, तो I बराबर हो जाएगा 33/3 बराबर 11 एम्पियर। ये हमारा आ गई धारा।
ये औसत धारा निकली 0 से 3 सेकंड में। अब यहां पे इन्होंने सवाल का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी। उनने क्या बोला था पहले इन 3 सेकंड, अब 3rd सेकंड की बात करेंगे वो। तो पता है इन्होंने अब सवाल बदला और ये ही दिया है और ये हम निकाल चुके हैं, इसलिए इसे भी अपन मिटा देते हैं। अब प्रश्न क्या आ रहा है यहाँ पे, जो वो दे रहे हैं वो हम समझें कि उन्होंने कहा 3 सेकंड में नहीं, अब इन्होंने बोला तीसरे सेकंड में। तीसरे सेकंड में प्रवाहित धारा निकालना है। इंग्लिश में बोलते हैं 3rd। अब 3 में नहीं निकालनी है, अब 0 से 3 में नहीं निकालनी है, तीसरे सेकंड में निकालनी है। तो तात्क्षणिक हो गई बच्चों। तो I बराबर हो जाएगा dq अपान dt बराबर d अपान dt, और q की जगह अपन रख दें यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो I बराबर इसका अवकलन करना है। तो 3t स्क्वायर ये आपने पढ़ा यार, मान लेते हैं t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6t। t का हो जाएगा 1 तो प्लस हो जाएगा 2, और 1 का तो अवकलन 0 होता है, किसी भी स्थिरांक का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन 0 होता है, ये आप लोगों को तो पता है। अब उन्होंने टाइम कितना दिया है, t बराबर 3, तो हम I इज इक्वल टू लिख सकते हैं 6 इंटू 3 प्लस 2, तो I बराबर हो जाएगा 18 प्लस 2, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 20 एम्पियर। तो ये तीसरे समय में तीन जब समय हो जाएगा वो हो जाएगा 20 एम्पियर। तो ये बात भी आपने समझ ली। अब यार एक और प्रश्न उठ सकता है हमें कि क्या हम केवल आवेश दिया है तो धारा ही प्राप्त कर सकते हैं? नहीं जी, हमें धारा दी हो तो हम आवेश भी पता कर लेते हैं, और इसी सवाल को अपन Q की जगह यहां पे लिख देते हैं कि I बराबर ये दिया है। तो आवेश प्रवाह ज्ञात कीजिए, आवेश प्रवाह ज्ञात कीजिए, और पता कहां से कहां तक, 0 से 2 सेकंड के मध्य। समय तो देना पड़ेगा भैया, समय का फलन तो है, तो कैसे निकालें? तो देखो ये ही फार्मूला फिर आएगा, I इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी होता है। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर हो जाएगा I इंटू डी टी। और अब हम यदि इंटीग्रेशन कर दें तो हमें कुल निकल आएगा। चलो डी क्यू का तो अपन क्यू लिख ही लेते हैं, और आई डी टी का लिखा रहने देते हैं, और आई का मान ये दिया है इनने। आप बोलोगे सर डी क्यू का क्यू क्यों हो गया? हाँ हो गया ना, डी क्यू का मतलब 0 से क्यू तक कुल आवेश निकालना है, तो क्यू हो गया। आई का मान रख दो यहाँ पे, तो क्यू बराबर हो जाएगा, लिमिट कहाँ है, 0 से 2 सेकंड। लिमिट लगेगी ना इसमें, शुरू कहाँ से कर रहा है, 0। वो पूछ सकता था कि 3 से 6 सेकंड में कितनी होगी, तो आप यहाँ पे 6 लिख सकते थे। अभी उनने सिंपली पूछा है कि 0 से 2 सेकंड में कितना होगा, तो हमें निकालना है। तो आई की जगह हमने क्या लिख दिया, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और यहाँ पे हो गया dt। तो इसे डिटेल से कर दें, चलो नहीं मान रहे हो तो हम डिटेल से ही कर दे रहे हैं। तो q बराबर हो जाएगा 0 से 2 3t स्क्वायर dt, इसका इसमें इंटू किया, फिर आपका आ गया 0 से 2 tt dt प्लस आपका 0 से 2 1 dt। वैसे 12 के बच्चे इतनी नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं, परंतु कर दिया कोई बात नहीं। चलो सॉल्व करो, तो q बराबर क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3t की पावर 3 अपान 3, और ये 0 से 2, क्योंकि जो समाकलन होता है उसमें फार्मूला बताएं,
एक्स पावर एन डी एक्स का यदि हम समाकलन करेंगे तो एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन होता है, तो टी की पावर 2 प्लस वन 3 अपान 2 प्लस वन 3 हो जाएगा। ये आपको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ यार, बोर मत होना यार बच्चों, जिन्हें नहीं पता उन्हें तो काम पड़ेगा ना, अपन सबके लिए करेंगे बात, है ना। और 2t का यदि हम करेंगे तो 2t स्क्वायर अपान 2, ये हो गया 0 से 2, और बन गई करेंगे तो आपका t आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 से 2। तो q बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 3 तो कैंसिल, पहले t की जगह 2 रख दो तो 2 का पावर q माइनस 0, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 माइनस 0, प्लस ये आपका क्या आएगा 2 माइनस 0। अब आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2, और ये हो जाएगा 8 4 12 और 2 14 कूलाम। तो बच्चों हम इससे आवेश भी निकाल सकते हैं। और अब बच्चों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव है और वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे एक फायदा ये होगा कि आप धारा के बारे में वो सब कुछ समझ जाएंगे जो कि आपको समझना चाहिए। और उस टॉपिक का नाम है क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट, धारा का क्लासिकल सिद्धांत। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हर चीज समझेंगे इससे। चलिए देखिए, हम किसी चालक की बात करते हैं। ये है हमारे पास कोई चालक, और इस चालक पे कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगा, और आप सब जानते हैं कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद जब बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा तो इसके अंदर E इज इक्वल टू 0, मतलब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो प्रश्न ये है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 क्यों होती है। तो प्रश्न क्यों है ये भी तो एक प्रश्न है यार। हम एक चीज और बोलते हैं कि यहाँ 0 है, परंतु कोई भी चालक हमारा रखा हुआ है कमरे के ताप पर, और इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की बात हम कर लें तो ये इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है, कुछ ऐसी कुछ ऐसी कुछ ऐसी, यानी कि कमरे के ताप पर चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों कि गतिशील आवेशी धारा कहलाती है, इसके कारण धारा उत्पन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये बात भी हम समझने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक और बना देते हैं, ऐसे चलेगा वो इलेक्ट्रॉन हर कहीं रैंडम मोशन करता रहेगा। और ये कब कर रहा है, ये कमरे के ताप पर, वो कमरे के ताप पर कर रहा है। और बाहरी E एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, हम बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र इस पे लगा ही नहीं रहे हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉन ऊष्मा के कारण ऊष्मीय गति करते रहते हैं। इस गति को हम क्या बोलते हैं, इस गति को हम ऊष्मीय गति कहते हैं। ये ऊष्मीय गति करते रहते हैं, थर्मल वेलोसिटी, ऊष्मीय वेग भी हम कह सकते हैं। परंतु बच्चों बहुत आड़ा तिरछा वेग होता है, ये इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया। इस वेग के कारण इलेक्ट्रॉन कहीं जाते नहीं हैं। इस वेग के कारण इलेक्ट्रॉन कहीं जाते नहीं है यार। आप कमरे में भागते रहो, इधर उधर 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 रहोगे तो कमरे में ही। तो ये जो वेग है ना, इसके कारण कोई धारा आरा उत्पन्न नहीं होती है। ये बात समझो कि मान लो ये अलग अलग दिशाओं में गति कर रहा है, वेग कर रहा है। पता है यदि बहुत से वेग हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू n अपान n, तो ये क्या हो गया, ये हो गया औसत वेग, ये हो गया औसत वेग। बच्चों वेग चाल नहीं है, ये
औसत वेग। और पता है, चूंकि ये कहीं पहुंच नहीं रहे, कहीं विस्थापित नहीं हो रहे हैं, अपने ही आसपास चारों तरफ गति कर रहे हैं बच्चों, तो ये औसत वेग 0 होता है। तो कमरे के ताप पर किसी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, आड़ी तिरछी गति करते हैं, उनका कुल औसत वेग 0 होता है। ये काम सभी इलेक्ट्रॉन करते हैं, क्योंकि चालक के पास बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। और पता है, ये वेग छोटा नहीं होता बच्चों, ये वेग होता है, ये हम यू की बात कर रहे हैं, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये है ऊष्मीय गति। इस गति से वो इधर गति करते रहते हैं, परंतु विस्थापित नहीं होते हैं। हाँ, अपनी जगह के अपने ही आसपास चारों तरफ गति करते रहते हैं और विस्थापित नहीं होते, तो इसके कारण कोई धारा उत्पन्न नहीं होती है। तो कोई भी चालक अपने कारण तो धारा प्रवाहित नहीं कर सकता है। ये बात आप नोट कर लो, लिख लो, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ये इनसाइड, इनकी बात कर रहे हैं। अब सुनिए, आप चालक होते क्या हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए, तो 99.9% चालक धातु होते हैं। और धातु में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये तो बाहरी क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र 0 है। ये बात आपने नोट कर ली है। अब हम एक बात कर रहे हैं, और वो बात आप समझिए कि अब हम क्या करें। ये वाली बात तो हमने समझ ली, और ये वेग छोटा नहीं होता है, ये भी पता कर ली, प्रकाश के वेग से थोड़ा कम होता है। चलो, इससे तो मिटा देते हैं। अब हम क्या करें, हम बाहर से कोई क्षेत्र आरोपित करें, और बाहर के क्षेत्र आरोपित करने से पहले हम चालक को बनाते हैं। और आप मान के चलो बच्चों कि आप सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हो, तो बड़ा दिख रहा है, ये है वो आपका बड़ा सा चालक, ये है। और चालक में चूंकि धात्विक चालक हैं, तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है ना, इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल होता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन होते हैं, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बीच में ये पॉजिटिव आयन कैसे बने, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो पॉजिटिव आयन बने। अब ये अपनी जगह पे, जब हमने बाहरी क्षेत्र नहीं लगाया है, आंतरिक क्षेत्र तो 0 है, अंदर तो इसके विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इनके कारण कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता बच्चा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है उतने ही ये धनायन, जिन्हें हम कोरोनल बोलते हैं, इन पे धनावेश होता है, तो कुल विद्युत क्षेत्र 0 होता है। और इसके कारण इलेक्ट्रॉन कहीं जाते नहीं है, अपनी जगह पे चारों तरफ गति करते रहते हैं। अब हमने इसे बाहर से कोई क्षेत्र दिया, हमने बाहर से, हम इधर माइनस लिख रहे हैं, उल्टा बना रहे हैं थोड़ा सा, ये माइनस है और ये प्लस है। बाहर से जब हमने इसे एक क्षेत्र दिया, माइनस और प्लस, ओके, ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है। और प्रकृति की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है बच्चों कि प्रकृति संतुलन बनाए रखती है। ये प्लस आवेश क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस यहां आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा, ये माइनस क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं उसे माइनस आवेश कहते हैं, तो ये उसे एक इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब ऑफिशियली ये बैटरी इस चालक को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रही है, दान नहीं कर रही है, ये बैटरी क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन को गति दे रही है। यार, इलेक्ट्रॉन को गति मिल जाएगी तो धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो बैटरी का मुख्य काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को गति देना। पर इसका भी मैकेनिज्म थोड़ा सा तो समझ लो। ये धनावेश इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये बाहरी परिपथ से इसमें आएगा, धारा इस तरफ बहेगी। बाहरी परिपथ की बात कर रहा है, हमें तो इसकी बात करनी है, समझने के लिए बात कर रहे हैं।
और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये बैटरी एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगी, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन उसका कम हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके ही चलते रहेंगे। समझ गए? बैटरी ने दान नहीं किए हैं, उसे एक मिला है तो एक दिया है, इसने एक दिया है तो एक लिया है, तो कहीं कोई इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर नहीं हो रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है यस कि धारा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं। अब हम मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को चलता हुआ हम मानते हैं, तो बाहर बड़ा धन है, तो ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ये इसे आकर्षित कर लेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा तो इससे आकर्षित होगा, फिर इससे आकर्षित होगा, इससे आकर्षित होके इससे आकर्षित होके इधर जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बैटरी में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर आ जाएगा। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जिग जैग चलते हैं, आड़े तिरछे चलते हैं। समझे आप ये बात? ये इलेक्ट्रॉन सीधे नहीं चल पाते, धनायनों से टक्कर करते हुए चलते हैं। समझे? सीधे नहीं चल पाते, परंतु चल रहे हैं तो धारा प्रवाहित हो रही है। यार जब बाहरी क्षेत्र लगाएंगे, बाहरी क्षेत्र लगाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, विद्युतीय बल। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं बच्चों हम, इलेक्ट्रॉन पर बल किससे लग रहा है? बाहरी विद्युत क्षेत्र से। किससे लग रहा है? ई एक्सटर्नल से, और इसे हम अब ई ही बोलेंगे, वो हो जाएगा ई इंटू ई। क्यू ई होता है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू, हम पढ़ चुके हैं ना स्थिर वैद्युत में, ई इंटू ई। परंतु बच्चों यहां पे हमें लगा देना पड़ेगा माइनस साइन। क्यों? क्योंकि क्षेत्र की दिशा ये है ई, धन से ऋण की तरफ। विद्युत क्षेत्र हमेशा कहां होता है? धन से ऋण की तरफ होता है, और इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इस दिशा में सीधे तो नहीं चल पा रहे हैं, जिगजैग से चल रहे हैं। इसकी बात करने चाहे करेंगे हम, अभी 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 करेंगे, परंतु ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे तो समझो। बल मतलब एफ, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई। ये विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है, परंतु न्यूटन ने कहा था कि एफ इज इक्वल टू तो एम ए होता है, तो रखो यहाँ पे एफ की जगह एम ए रख दो, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस ई हो जाएगा, तो ए हो जाएगा माइनस ई अपान एम। ये त्वरण लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, और यदि हम ऐसे निकालना चाहें तो ये ई अपान एम हो जाएगा। माइनस साइन क्यों लग रहा है? दिशा के कारण लग रहा है बच्चों। अपन 90% केस में आंकिक मान निकालते हैं तो उसमें दिशा से हमें ज्यादा मतलब नहीं होता है, फिर भी हमने त्वरण निकाला कि ये इलेक्ट्रॉन पे त्वरण लग रहा है। अब प्रश्न ये है बच्चों, हम अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुके हैं कि इस चैप्टर में हम धारा की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नियत गति से चलते हैं, सीधी गति से चलते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन से चलते हैं। परंतु ये तो त्वरण लग गया है, त्वरण लग गया है तो क्या त्वरित, और यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहे हैं तो धारा विद्युत तो हमें नहीं पढ़ना है बच्चों। ये त्वरित नहीं होते हैं, क्योंकि यदि ये त्वरित हुए, इससे टकरा के इनके वेग की जो वृद्धि हुई थी वो खत्म हो गई। ये धनायनों से टक्कर करते रहते हैं, जिसके कारण इस त्वरण का प्रभाव इन पे नहीं पड़ता है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। अभी अभी और क्लियर होगा। त्वरण हमने निकाल लिया, हमारे पास फार्मूला आ गया त्वरण का, ए बराबर ई अपान एम, माइनस साइन अपन ने अभी लगा दिया है। और सुनिए बच्चों, विभव प्रवणता पढ़ी है आपने, आपको पता है ई बराबर माइनस विभव प्रवणता होती है, याद है आपको? थोड़ी सी भी दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है, समझे? और ये
ये इसका ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। और बच्चों E इज इक्वल टू माइनस वी अपान एल, ये विभव प्रवणता है। इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि एल है, हम इसी के लिए बात कर रहे हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस वी अपान एल यहाँ पे रख दो। यहां पे जब E का मान रख दोगे आप, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। और हम क्या करें, एक बार 2 से E का मान रख दे तो A बराबर हो जाएगा E V अपान एम एल। एम एल वी अपान एल रख दिया E की जगह, हमारे पास A का और फार्मूला आ गया ई भी अपान एम एल। इन दोनों फार्मूले के हम बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे और ज़रूरी भी है आगे समझने के लिए, आगे की बात करने के लिए। तो अब एक सिंपल सी बात थी कि जो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं ना, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ना, सीधे तो नहीं चल पा रहे, भीड़ में आप भाग रहे हो, आपने दौड़ लगाई, किसी से टकराए, आपका वेग कम हो गया, टक्कर के बाद तो एनर्जी लॉस होगा, फिर आप दौड़े, फिर किसी से टकराए, क्योंकि भीड़ में चल रहा है। बच्चों यहाँ पे भीड़ ये धनायन है, कोरोनल है। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, जब उस पर एक्सेलरेशन वर्क करेगा तो तेजी से चलेगा, परंतु किसी धनायन से टकरा जाएगा, और धनायन से टकरा जाएगा तो बढ़ा हुआ वेग खत्म हो जाएगा, फिर आगे चलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर देगा, फिर धनायन से टक्कर होगी। तो इन टक्करों के कारण, धनायनों से टक्करों के कारण इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से ही क्षेत्र की विपरीत दिशा में चल पाते हैं, और इस औसत वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। तो बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, अनुगमन वेग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो धनायनों के साथ किसी चालक के अंदर लिखना पड़ेगा ना, किसी चालक के अंदर बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में जब इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, तो उनकी धनायनों से टक्करें होती हैं। फलस्वरूप ऋणायन यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित भी करते हैं, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं, एक औसत वेग से ही क्षेत्र की विपरीत दिशा में चल पाते हैं, यस चल पाते हैं। इस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग वीडी, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the opposite direction of electric field is called drift velocity, अनुगमन वेग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से ही चल पाते हैं, ये त्वरण कार्य कर रहा है, इसके बावजूद इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं होते हैं, उनकी वेग में वृद्धि होते ही वो धनायन से टकरा जाते हैं, और इसके कारण उनका बढ़ा हुआ वेग फिर सामान्य हो जाता है। तो ये धनायनों से टक्करें करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो धारा बहती है यार। तो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में मानते हैं, धन से ऋण, परंतु बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। अब सुनिए आप ये बात कि ये टक्कर
ये इलेक्ट्रॉन चला, ये एक टक्कर हुई, ये एक टक्कर हुई। इन दोनों टक्करों के बीच में जो टाइम लगता है, यार भीड़ में दौड़े, एक टक्कर हुई, फिर आगे चले, इससे पहले कि दूसरी टक्कर हो आप रिलैक्स थे, अभी आपकी किसी से टक्कर नहीं हो रही थी। तो ये दोनों लिए हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं। इसके बीच का जो टाइम होता है ना, टाउ कहते हैं। और पता है यहां पे टाउ, टाउ को कहा जाता है श्रांति काल, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, क्योंकि वो रिलैक्स था। तो श्रांतिकार की परिभाषा क्या लिखें? हम ये वाला लिख चुके हैं, इसे अपन मिटा देते हैं, वो काम पड़ेगा तो हम उससे ले लेंगे। तो श्रांति काल की बात समझो जरा। श्रांति काल, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो धनायनों से क्रमागत टक्कर के बीच के समय को श्रांति काल कहते हैं। और श्रांति काल में इलेक्ट्रॉन चल पाते हैं, बाकी समय तो टकराते रहते हैं, है ना। ऐसे ही तुम भीड़ में दौड़ोगे तो जब टकराओगे, जब थोड़ी गति होगी, टकराने के बाद गति होगी, और कोई खतरनाक आदमी मिल गया तो दौड़ के भागोगे, उसके पास से पकड़ नहीं ले, तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की दो धनायनों से क्रमागत टक्कर के बीच का समय श्रांति काल कहलाता है। श्रांति काल कहलाता है, यस, श्रांति काल कहलाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये उल्टा छाता बना दोगे तो टाउ बन जाएगा। तो एक ये टक्कर, ये इलेक्ट्रॉन चला, एक टक्कर, इसके बीच का टी, ये T1, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके। और यहाँ पे कुल टाउ एवरेज लेना हो, मतलब ये टाउ 1 बोल दो, ये टाउ 2 बोल दो, ये टाउ 3 बोल दो, तो बराबर हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपान n, टाउ एवरेज आ जाएगा। क्योंकि ये ही तो समय है जब वो इलेक्ट्रॉन चला था, और चला मतलब धारा बही थी। तो धारा कब बही थी बच्चों? कुल श्रांति काल के समय में, जब श्रांति काल था, जब पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन था, है ना। द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव आयन इस कॉल्ड पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। इसे श्रांति काल बोल देते हैं। टाउ भी समझ में आ गया। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अपन इसे भी लैम्डा 1 कर दें। यार हम इसे बार बार लिख रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये लैम्डा है। तो दो टक्करों के बीच की दूरी, हाँ ना, इलेक्ट्रॉन की, हाँ ये लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी, ये भी काम की बात है बच्चों। ये बीच की दूरी मुक्त पाथ कहलाती है, मीन पाथ। तो हम क्या बोलेंगे? मुक्त पाथ। मीन पाथ नहीं बच्चों, फ्री पाथ, मुक्त पाथ कहलाती है। और इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? मुक्त पाथ कहलाती है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यार समझ रहे हो ना आप? ये सब बातें सिंपल सी बातें हैं, बहुत आराम से समझने वाली हैं। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, यस। तो यार अब देखो जरा, हमारा इतना सारा ये टफ हो गया। ये लैम्डा 1 बोल दे रहे हैं इसे, ये लैम्डा 2 हो गई, ये वाला लैम्डा 3 हो गई, ये लैम्डा 4 हो गई। तो पता है यहां से औसत फ्री पाथ, हम औसत मुक्त पाथ बराबर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n अपान n। तो इसे लैम्डा एवरेज लिख सकते हैं। अकेला लैम्डा भी लिख देते हैं यार, अकेला लैम्डा भी लिख सकते हैं हम इसे। समझे आप हमारी बात? बिल्कुल। तो पहली बात जो हमने समझी कि जब बाहरी क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ करते हैं।
परंतु किसी भी धात्विक चालक के अंदर धनायन भी रहते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं तो उनकी धनायनों से टक्करें होती हैं। टक्करों के कारण इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है, उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, वो त्वरण कार्य नहीं कर पाता, पर लगता तो है। तो टक्करें होती हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से ही चल पाते हैं। यार कितनी सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है? ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट है, क्लासिकल सिद्धांत धारा का। क्लासिकल तो क्लासिकल ही होता है हिंदी में भी। तो पता है, अब दो टक्करों के बीच के समय को, दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय को हम कहते हैं श्रांति काल। तभी तो चलता है, वो श्रांति काल में ही चल पाता है, तो श्रांति काल कहा जाता है। और जितनी दूरी दो टक्करों के बीच की वो तय करता है इलेक्ट्रॉन, इससे बोलते हैं मुक्त पाथ, मुक्त मार्ग, फ्री पाथ। और एवरेज फ्री पाथ, औसत मुक्त पाथ, सबको जोड़ के अपन n कर दें तो लैम्डा हो जाता है। तो बच्चों, ये बात अब आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन पर त्वरण कार्य करता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं होता है, एक समान वेग से चलता है। और नियत वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को यस धारा कहते हैं। विपरीत दिशा में, विपरीत है बच्चों, विपरीत दिशा में है वो धारा, समझिए ये बात। और काम की बात थी, ये हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट थी। अभी क्या हमारा काम हो गया है? नहीं ना, अभी तो हमें अनुगमन वेग का फार्मूला भी निकालना है। तो एक बात और आपने लिख ली है ना, वो क्या लिखी है कि चालक के अंदर बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र 0 होता है। एक और अच्छी बात बता दें, सुन लो यार। पता है, जब बाहर से क्षेत्र लगाते हैं ना तो ये चालक डिस्टर्ब होता है, उस क्षेत्र को वो खत्म करने की कोशिश करता है और इसी के कारण इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। हाँ, आपको पता है कि बैटरी को खत्म कर लेता तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है। प्राकृतिक संतुलन, ये शब्द हमने उपयोग में लाए थे, उपयोग किया था बच्चों। अब जरा यार अनुगमन वेग के लिए अपन एक सूत्र निकाल लें। बहुत मजेदार चीज है, सिंपल सी चीज है, परंतु एक और बात, ये पूरी थ्योरी पे आपको पालिश मिल जाएगा, मतलब पालिश हो जाएगा। तो ये क्लासिकल थ्योरी की बात हो रही है, हाँ, हम अलग बात नहीं कर रहे हैं, परंतु अब हम निकालने वाले हैं अनुगमन वेग का सूत्र। कैसे निकालेंगे देखिए, ये तो आपको बोर्ड में भी बहुत काम का है और बोर्ड के साथ साथ बच्चों प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तो ये बड़ा प्राइम टॉपिक है। हाँ, दोनों चीज़ों के लिए, छोटी चीज़ समझो तो बड़ा कर पाओगे। चलिए हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं अनुगमन वेग के लिए सूत्र। हम अनुगमन वेग के लिए सूत्र निकाल रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कर रहे हैं। हम दो डायग्राम बना रहे हैं बच्चों। अच्छा, ये बात तो हम एक इलेक्ट्रॉन की करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का वेग निकलेगा तो सबका निकलेगा, है ना? हाँ, तो फाइनली हमने एक चालक यहां बनाया और इसमें ई एक्सटर्नल यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र 0 है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे वो U1, U2, U3, U4 गति करते रहेंगे 10⁻⁻⁻ मीटर/सेकंड के वेग से। दिशा बदला रही है ना, भले ही U1, U2, U3 बराबर हों, परंतु दिशा बदलती है तो वेग बदल जाता है। एक बात बता दें कि इलेक्ट्रॉन जो रूम टेम्परेचर पे ऊष्मीय गति करते हैं, यदि हम चाल की बात करें तो बहुत सी निकलेगी, इतनी निकलेगी 10⁻⁵ मीटर/सेकंड से विस्थापन भी बहुत निकल आएगा। परंतु चाल की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम वेग की बात कर रहे हैं। हमें तो इलेक्ट्रॉन चलना, आप कमरे में कितनी तेज दौड़ते रहो, हमें तो आपका स्कूल पहुँचना देखना है कि कितनी देर में पहुँचे। और आप पूरी ताकत से कमरे में दौड़ते रहोगे तो क्या स्कूल पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। स्कूल पहुंचने का मतलब धारा बहना होता है। यस, यहां से कोरिलेटेड करो। तो प्रारंभिक वेग हम मान लेते हैं क्या है कि U1 + U2 + UN/n
इज इक्वल टू 0, कहीं जाते ही नहीं है ना, विस्थापन होता ही नहीं है ना, ये प्रारंभिक हो गया। अब हमने क्या किया, ये ही हमारा चालक है और हमने इसमें बाहर से क्षेत्र लगा दिया, ये माइनस, अपन ऐसे ही क्षेत्र बना रहे हैं अभी। वैसे 90% केस में प्लस इधर माइनस इधर लिखते हैं, परंतु बैटरी ऐसे करके ऐसे लगा दिए पर ने, तो क्या बिगड़ा, ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। आई इस तरफ बहेगी और ई इधर चलेंगे, आई इस तरफ चलेगी और ई इधर चलेंगे। और आप दो टक्करें हम कर देते हैं, बस केवल एक पॉजिटिव आयन ये है, एक पॉजिटिव आयन ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इससे टकराया, टकराने के बाद इससे टकराया, तो इसे अपन टाउ 1 बोल देते हैं एक टक्कर के लिए, है ना। तो फाइनली यहां पे हमने आपसे बोला था ये प्रारंभिक वेग है, ये हम यू लिख देते हैं, यू एवरेज इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कब होगा यार, क्षेत्र की अनुपस्थिति में। क्षेत्र लगाएंगे तो अनुगमन वेग मिलेगा। तो अब अपन निकाल रहे हैं बी एवरेज, बी औसत, और इसी को ही तो अनुगमन वेग कहते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, आपको पता है कि ये हो जाएगा, इनकी बात कर रहे हैं v1 प्लस v2 प्लस प्लस vn। और यदि हमें औसत की बात करनी है तो अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे n भी कर देंगे। ओके बच्चों, अब आपको वो न्यूटन का समीकरण मालूम है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसका उपयोग कर लो, यहाँ पे करो तो v d लिख देते हैं, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग, v1 की जगह लिखा u1 प्लस ए टाउ 1। a1 नहीं लिखेंगे, वो तो सब पे एक से ही लग रहा है, बाहर के क्षेत्र से लग रहा है। v2 की जगह क्या लिखेंगे, u2 प्लस ए टाउ 2। ऐसे ही ऐसे vn की जगह क्या लिखेंगे, un प्लस ए टाउ n, और अपन यहाँ पे n कर देते हैं। ये अनुगमन वेग है, यस ये अनुगमन वेग है। अब देखो आप बी डी इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसे कुछ नहीं, अब समझने की बात नहीं है, u1 u2 un एक साथ लिख दें, हम ऐसे लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस प्लस un, और फिर यहाँ पे आगे लिख देते हैं प्लस ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ n, और अपान तो n है ही, उससे हम कैसे भूल सकते हैं, उससे तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। अब सुनिए आप, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, u1 प्लस u2 अप टू un बटे n प्लस इसमें से सब में से एक को कॉमन ले लो यार, कॉमन ले लो, तो ये कॉमन ले लिया तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n और अपान n। यार ये तो 0 है, गुड, ये तो 0 है, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, Vd बराबर ये 0 हो जाएगा, और ये टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n बटे n भी तो टाउ एवरेज है ना, तो टाउ अकेला भी लिख सकते हैं ना, तो Vd बराबर 0 प्लस ए टाउ। अब आप देखिए यहां पे a का मान रख दो, a बराबर है माइनस ई अपान m, ये मान रख दीजिए, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई अपान m इंटू टाउ। अनुगमन वेग का एक फार्मूला, अनुगमन वेग का एक फार्मूला, Vd बराबर माइनस ई अपान टाउ भी तो लिखना पड़ेगा, अपान m। यस, ये पहला फार्मूला आ गया। अब हम क्या करें, हमें मालूम है कि एक ही जगह हम ये भी तो रख सकते थे, इसी में ही कर लो, इसी में हम a इज इक्वल टू रख दें ई वी अपान एम एल, यहाँ पे रख दें, तो Vd बराबर हमारे पास क्या जाएगा, माइनस फाइनस साइन नहीं होने वाला है, ये हो जाएगा ई वी टाउ अपान एम एल। ये हमारा अनुगमन वेग का विभव के रिस्पेक्ट में हमारे पास आ गया फार्मूला, तो Vd बराबर हो जाएगा ई वी टाउ, यहाँ पे ए की जगह हमने क्या लिखा था, ई वी टाउ अपान एम एल। ये हमारे अनुगमन वेग के फार्मूले आ गए। हमने बोला है बच्चों,
ये बहुत काम के फार्मूले हैं। इस बेग से चलेगा और ये बेग पता कितना होता है, लगभग लगभग बीडी अप्रोक्स लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। कितना कम है यार, वो यू कितना हो रहा था यहाँ पे 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, परंतु वो चाल थी, वो बेग नहीं था। औसत बेग तो कितना हो रहा था, औसत बेग तो 0 हो रहा था। तो बच्चों ये था अनुगमन वेग का सूत्र, फार्मूला, एक्सप्रेशन फॉर डिप्ट वेलोसिटी। त्वरण के लिए आपने निकाल लिया, क्लासिकल वेव थ्योरी में ही है। तो यार अनुगमन वेग के कारण ही धारा बहती है। जब अनुगमन वेग होता है तो धारा बहती है। यस, तो अनुगमन वेग के कारण जब धारा बहती है तो क्या करें, एक काम और कर लें, धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकाल लेते हैं हम। चलिए धारा और अनुगमन वेग में हम संबंध निकालते हैं बच्चों। अब तो चलिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध आप लोग जानते हैं यार, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं और उनका वेग अनुगमन वेग होता है तो फैक्ट है, तभी तो धारा बहती है। तो धारा और अनुगमन वेग में अपन संबंध निकालते हैं। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये चालक है, ठीक। इसमें हमने एक बैटरी लगाई और ये बैटरी इधर माइनस और इधर प्लस लगाई है हमने, और ये यहाँ पे हो गया, मतलब यहाँ पे तो प्लस साइन हो गया और इधर माइनस साइन हो गया। यार इसके संबंध करने से पहले, स्थापित करने से पहले हम एक बात और पढ़ लें, एक बात और समझ लें। देखो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं। ई इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे और धारा इधर चलेगी। अब यहां से बैटरी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकल के बाह्य परिपथ से बैटरी में आ जाएंगे, और ये तो हो गई आपकी धारा और ये चले गए इलेक्ट्रॉन। जब बैटरी में एक इलेक्ट्रॉन अंदर इंटर करेगा धनावेश से, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा। ये इससे तभी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब इधर से एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर चला जाएगा। ये बात आप याद रखिए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ऊपर, और धारा कहाँ बह रही है, आई। मतलब धारा धन से दूर और ऋण की तरफ बहती है। तो थोड़ी सी बैटरी की बात समझ लो यार। ये है आपकी वो बैटरी, और इस बैटरी में ये लगे हुए हैं 2 इलेक्ट्रोड। यहाँ से एक किसी कंडक्टर में हमने प्रतिरोध का साइन बना दिया, ये है प्लस और ये है माइनस। अब पता है इलेक्ट्रॉन इधर से चलते हैं, ऐसे चलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए। अंडरस्टूड यार, ये धन है ये ऋण है, तो धारा आई इस तरफ होगी, ये आई की बात हो गई। परंतु देखो बच्चों, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे सेल के अंदर, बैटरी के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहे हैं, बैटरी के अंदर, धन से ऋण। ये ऋण बना देते हैं अपन यहाँ पे, धन से ऋण। और बाहर कहाँ चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऋण से धन। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की चलने की दिशा धन से ऋण है, तो इसमें धारा इधर बहेगी इन, बैटरी में इनसाइड जो धारा होगी वो ऋण से धन बहेगी। ये बात नोट कर लो यार। किसी भी सेल के बाहर हमेशा धारा धन से ऋण आवेश की तरफ बहती है, यानी धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ बहती है। परंतु बैटरी के अंदर धारा उल्टी हो जाती है बच्चों, और ये जो धारा है वो ऋण से धन की ओर बहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धन से ऋण की तरफ चलते हैं। तो बैटरी के अंदर धारा की दिशा बाहर की धारा की दिशा से उल्टी हो जाती है। ये काम की बात है यार, ये नोट कर लो। और अब हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, अब हम अनुगमन वेग की बात कर रहे हैं, तो इस चालक की बात करेंगे हम पूरे टाइम। तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहा है, ऋण से धन की तरफ। चलो, इस चालक का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ना, अनुप्रस्थ काट का
क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए, अपन इसे डबल कर लेते हैं, मतलब ये क्षेत्रफल है ए, ये भी यही है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल 20 से काट देते हैं वो। आप ककड़ी काट दो 20 से सीधी, जो भाग आपको नया दिखेगा उसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। इसकी लंबाई हम मान लेते हैं L। चालक तार की लंबाई हमने कितनी मान ली? चालक तार की लंबाई बराबर L। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया, ये पूरा A हो गया और लंबाई L है, तो चालक का कुल आयतन कितना हो जाएगा? चालक का कुल आयतन आपको पता है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा लंबाई मतलब AL। क्षेत्रफल 3 विमीय होता है, 2 विमाएं हो गई, 1 विमा ये हो गई, तो AL यदि हमने लिखा तो 3 विमीय हो गया, आयतन 3 विमीय होता है। क्षेत्रफल गुणा लंबाई बराबर आयतन होता है। अब मान लो, माना चालक के प्रति एकांक आयतन में, चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n। बच्चों यहां पे सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमने एकांक आयतन की बात की, चलो अपन एकांक आयतन यहां पे बात करते हैं। ये है और ये है, ये जो है ना हमारा वो एकांक आयतन है, समझ गए? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? n। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन हो गए n, और पूरे चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? एकांक आयतन में n है तो पूरे आयतन में NaL हो जाएंगे। प्रति एकांक आयतन में n है और आयतन कितना है? AL, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? n × AL, है ना? तो कुल इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चालक में कुल इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में n और चालक का आयतन AL हो जाएगा। कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NaL। चलिए ये हमारे कुल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन, यस आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है ना बच्चों, वो होता है E, मान लेते हैं अपन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अभी संख्या नहीं निकला है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश को अपन ने E मान लिया। तो इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो NaL इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, तो भैया वो हमारे पास है ना Q = Ne। ये n अपन कैपिटल मान लेते हैं, तो ये n ये है, कुल इलेक्ट्रॉन ये है, आवेश ही है, Q बराबर हो जाएगा NaL × E। ये कुल आवेश हो गया, इससे अपन इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। इतना आवेश होगा उस चालक के अंदर। अब ये बात आपको पता है, वी नो दैट, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि I = Q/T, इक्वेशन नंबर 2। चलो Q की वैल्यू रख दो। अब हमने यूज किया 1 व 2 से, Q का मान रख देते हैं अपन यहाँ पे, तो I बराबर हो जाएगा NaLE/T, से इक्वेशन नंबर अपन मान लेते हैं 3। अब लंबाई कितनी है इसकी? L है, पूरी लंबाई तो L है ना? तो यहाँ पे हम वेग की बात करें तो हमें मालूम है कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, और इलेक्ट्रॉन कौन से वेग से चलते हैं बच्चों? Vd से। दूरी कितनी चल रहे हैं? L, और समय कितना लग रहा है? T। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चलने में समय T लग रहा है, T को इधर ले आओ, Vd को इधर पहुंचा दो, तो T = हो जाएगा L/Vd।
वी डी इक्वेशन नंबर 4। और हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं 3/4, 3 और 4 हमने उपयोग में लाए। तो बच्चों रखो, इसमें टी का मान इसमें रख दो, यहां से उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। तो पता I इज इक्वल टू हो जाएगा NaLe अपान टी की जगह हमने क्या लिख दिया, L अपान वी डी। L से L कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू हो गया NaL, ये L से कटा बच्चों, ये तो E है, ये L कैंसिल, NaE इंटू वी डी। ये रिलेशन है, धारा और अनुगमन वेग का संबंध है। I इज इक्वल टू NaEVD। यार बच्चों देखो, ये N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी चालक तार में तो परिवर्तित नहीं होंगे, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी परिवर्तित नहीं होगा, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहता है, तो ये भी परिवर्तित नहीं होगा। तो ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों हैं नियतांक। तो I समानुपाती हो गया VD के। तो ये तो आपको पता है यार, VD यानी इलेक्ट्रॉनों का वेग चालक के अंदर, जितनी तेजी से चलेंगे धारा का मान उतना ही अधिक होगा। फिर भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, I इज इक्वल टू NeAVD आगे पीछे लिख सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला आपको दोनों याद रखने हैं, त्वरण की भी बात याद रखनी है। यदि कुछ अच्छा करना है बच्चों तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम और आप मिलकर इन चीज़ों का उपयोग कर करके नई नई जानकारी लेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।